मित्रों, मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मेरे काफ़ी मित्रों ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 143 रेलवे एक्ट ऑफेंस पर एक अपनी वर्डिक्ट दी है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहा है। तथा काफ़ी मित्रों ने यह भी कहा है कि रेलवे एक्ट जो स्पेशल इनेक्टमेंट है उसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर के अलावा और कौन कौन एजेंसी हैं जो कि उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती हैं, कौन कौन कॉग्निजेंस ले सकता है, कौन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नहीं है। इन सब बिंदुओं के ऊपर क्वेरीज उन्होंने उठाई। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर जो है डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब हाल ही में जो अपना एक प्रोनाउंसमेंट दिया है, इंस्पेक्टर आरपीएफ क्वाइटम वर्सेस मैथ्यू के चैरिन एंड अदर्स, जो कि अभी जनवरी 9 2025 में प्रोनाउंस किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 4169/2024। तो मित्रों, जजमेंट पर जाने से पहले कुछ बिंदु हैं जो रेलवे एक्ट के ऊपर जो है विचार विमर्श करना, डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो ऐसे मित्र, जो ऐसे लोग, ऐसे व्यूअर्स जो कि रेलवे एक्ट को नहीं जानते हैं या जिनको अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवे एक्ट जो है एक स्पेशल इनेक्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, जो कि रेलवे एक्ट के जो वर्किंग के बारे में डील करता है। तथा उसके अंदर कुछ अपराध भी परिभाषित हैं जिनको कि रेलवे एक्ट में जो है ऑफेंस उनको बनाया गया है और दंडनीय बनाया गया है। इसके साथ ही उसके अंदर जो है कुछ पेनल प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेक्शन 179(2) रेलवे एक्ट जो है वो ऐसे ऑफेंस से डील करता है जिसमें कि ऑथराइज्ड ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन। ऑथराइज्ड ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित किए जाएंगे, जो जिनके बारे में गजट नोटिस, वही उसके अंदर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। जैसे कि 141 चेन पुलिंग है, इंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स है, और काफ़ी ऑफेंसेज हैं जो कि 179(2) में कवर होते हैं। लेकिन आज हम जो ऑफेंस जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसकी हम बात करेंगे, वो है 143 ऑफ द रेलवे एक्ट। तो 143 जो रेलवे एक्ट है वो डील करता है रेलवे टिकटों की अवैध व्यापार के बारे में, बिजनेस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड सप्लाई ऑफ रेलवे टिकट्स, उसके बारे में वो डील करता है। तो इसकी जो व्यवस्था जो आईआरसीटीसी करती है, आईआरसीटीसी जो है उसके लिए अपने कुछ लोगों को जो लाइसेंस उसके लिए देती है, ताकि वो उसका जो रेलवे टिकटों का जो है व्यापार कर सके, रेलवे टिकटों का प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई कर सके। आम लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल आईडी पर भी अपनी रोज़मर्रा की टिकटों को बुक करा सकते हैं, जो कि व्यापार के उद्देश्य से नहीं की जाती है। लेकिन जो 143 है वो डील करता है इलीगल बिजनेस ऑफ रेलवे टिकट्स। रेलवे टिकट का जो अवैध व्यापार होता है उसके बारे में डील वो जो है पनिशमेंट का प्रोविजंस करता है। तो पनिशमेंट जो 143 के लिए प्रोवाइडेड है वो है सेंटेंस अप टू 3 years and fine up to 10,000 and cannot be less than 1 month and fine of rupees 5,000, and this cannot be, there is a minimum punishment provided under the act। लेकिन उसके अंदर ऐसे कुछ प्रावधान भी हैं जो मजिस्ट्रेट को जो उसकी ट्रायल करता है उसको भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है। तथा उसके अंदर यह भी प्रावधान है कि जो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उचित कारण लिखते हुए बाय गिविंग एडिक्वेट रीजंस इन द जजमेंट कैन मिनिमाइज द सेंटेंस कैन लेस देन द सेंटेंस प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, दैट इज 1 month and 5,000 रुपीज़। अगर वो 1 महीना और 5,000 से कम का दंड आरोपित करता है, दंड का जो जजमेंट पास करता है, तो उसको उचित कारण, यथोक्त कारण, एडुकेट रीजन जजमेंट में मेंशन करने पड़ेंगे। इसके साथ ही सेक्शन 180(f) है रेलवे एक्ट का, जो इस अपराध को जो है और दूसरी एजेंसियों के लिए नॉन कॉग्निजेबल बनाता है, जिसमें कि जीआरपी हुआ, स्टेट पुलिस हुआ, या और कोई एजेंसी हुई जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, जो मामलों का अनुसंधान करती है, मामलों में जांच करती है, उन सभी को इसके द्वारा बार कर दिया गया है। सेक्शन 180(f) जो रेलवे एक्ट का है वो ये कहता है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेंट ऑफ ए ऑथराइज्ड ऑफिसर। वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करेगा, authorized officer of the central government, authorized officer for the purpose of this railway act, he is only competent to file a complaint in the court। उसके अलावा अन्य कोई जो भी एजेंसी जो है रेलवे एक्ट की से संबंधित 179(2) में जो वर्णित अपराध हैं, में जो मेंशन ऑफेंसेज हैं, उनके लिए कोई कंप्लेंट पेश करेगा तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी। तो इस तरह जो है
जो स्पेशल इनेक्टमेंट है उसने 179(2) में जो वर्णित अपराध है उसमें बाकी एजेंसियों के जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया है और केवल ऑथराइज्ड ऑफिसर को कॉम्पिटेंट रखा है टू फाइल ए कंप्लेंट इन द कोर्ट। नाउ मेरे मित्रों, अब ये जो प्रश्न आता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है, हु इज ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ द रेलवे, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 2004 में मई और जून में जो गजट नोटिफिकेशन दिए थे, उसमें जो गजट नोटिफिकेशन मुताबिक जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका एएसआई एंड अबव ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एएसआई एंड अबव इज ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे एक्ट। लेकिन बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एएसआई आरपीएफ और अबव रैंक के साथ जो है कॉमर्शियल को, विजिलेंस डिपार्टमेंट को, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को भी जो है इसके अंदर ऑथराइज्ड ऑफिसर डिक्लेयर किया। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि आरपीएफ के अलावा कोई और जो एजेंसी हैं, जो रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा जो है प्रोसिक्यूशन कोर्ट में लॉन्च नहीं किया जा सकता। उसके कई कारण हो सकते हैं कि दे आर नॉट इनफ ट्रेंड फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी और कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन द ऑफेंस, और उनके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उनके पास लॉकअप नहीं होते हैं, तो इसलिए वो बाकी एजेंसियाँ आरपीएफ जो भी अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है रेलवे एक्ट में, तो उसको जो नियरेस्ट आरपीएफ ऑफिसर होता है उसके यहाँ करते हैं और आरपीएफ ऑफिसर ही उसका देन ही शैल प्रोसीड टू इंक्वायरी इनटू द मैटर एज पर सीआरपीसी। तो मित्रों, मैं समझता हूँ जो बेसिक चीज़ थी वो तो क्लियर हो ही गई है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर ही एक्शन लेगा, ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा, कोर्ट जो है बाकी एजेंसी की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कॉग्निजेंस क्या होता है। मेरे कई मित्र कई बार सवाल करते हैं कि कॉग्निजेंस क्या है। तो वैसे तो कॉग्निजेंस इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द सीआरपीसी, बट सीआरपीसी डिफाइन द मोड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस बाय ए मजिस्ट्रेट। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इन प्लेन वर्ड्स अगर हम कहें कॉग्निजेंस, तो व्हाट इज कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस तो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑन द मटीरियल प्लेस्ड बिफोर हिम either by the charge sheet or by a complaint or by other information. Application of judicial mind on the material and taking cognizance means to take action on the as per the offense revealed in the material placed before him. तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो जुडिशियल माइंड मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उसके सामने जो मटेरियल रखा जाता है, उसके सामने जो एविडेंस रखी जाती है, उसके ऊपर जो अपना माइंड अप्लाई करता है और माइंड अप्लाई करके जो अपराध जो कारित किया गया उसके विरुद्ध जो एक्शन लेता है, वही कॉग्निजेंस कहलाता है, वही प्रसंज्ञान लेना कहलाता है। मित्रों, अब हम आते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इससे पहले आरपीएफ क्या एक्शन लेती थी, क्या मोडस ऑपरेंडाई होती थी, किस तरह कार्रवाई करती थी। तो आरपीएफ जो है, जो भी 143 के ऑफेंसेस होते थे, चाहे तो ऑथराइज एजेंट हो या अनऑथराइज एजेंट हो, सभी के विरुद्ध जो है, जो भी नियमों का उल्लंघन करते थे, लाइसेंस की कंडीशंस का कंट्रीव्यून करते थे, उन सभी के विरुद्ध जो है लीगल एक्शन लेते। अनऑथराइज को तो में तो कोई दिक्कत नहीं, 143 में उसको बुक करते हैं, उसके बाद उसकी जांच करते हैं, जांच के बाद उसके जो भी टिकटों का अवैध व्यापार उसका पाया जाता है, इलीगल बिजनेस और टिकट्स पाया जाता है, सारे मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करके उसकी जो है कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है। लेकिन जो ऑथराइज एजेंट है, ऑथराइज एजेंट के बारे में भी जो है आरपीएफ व जो और डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करते रहें। ऑथराइज एजेंट अगर मल्टीपल आईडीज बनाता है, कई आईडियाँ बनाता है और उनके ऊपर जो है टिकटें प्रिक्योर करके जो है उनको बेचता है और यात्रियों को सप्लाई करता है, उससे अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए भी जो है उसको 143 में बुक किया जाता था, उसके विरुद्ध जो है क्राइम दर्ज करके जांच की जाती थी। तथा अगर वो अपने एजेंट्स जो है अपने अन्य नौकर रखता है या बाकी लोगों से ये काम करवाता है, तो भी उसको जो है 143 के सब क्लोज 2 में उसको अबैटर के रूप में जो है बुक करके उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाता रहा है। तो ये अब तक तो ये चलता रहा था, लेकिन अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है, उससे थोड़ी जो है उसके ऊपर आरपीएफ की कार्रवाई पर और विजिलेंस और बाकी जो एजेंसियां जो रेल की 143 ऑफेंस के ऊपर जो कार्रवाई करती थी, जो जांच करती थी, जो मुकदमे दर्ज करती, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। तथा इससे जो ऑथराइज एजेंट है, खास तौर पर ऑथराइज एजेंट को इसमें काफ़ी छूट मिली है, उनको काफ़ी इससे जो है राहत मिलने वाली है। तो
माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है दो मामले इसमें आए थे। एक मामला था मद्रास हाई कोर्ट से आया था और एक मामला आया था केरल हाई कोर्ट से आया था। तो इसमें जो पहला मामला जो आया था वो केरल हाई कोर्ट से आया था। केरल हाई कोर्ट में जो है जॉब जोस जो एम्प्लॉय था कोसामट्टन फाइनेंस कंपनी का, वह मैथ्यू जो है वो एमडी जो ऑफ द कंपनी था, यानी कि इसमें दो मुलजिम थे, जॉब जोस एंड मैथ्यू। इन दोनों के विरुद्ध जो है आईपीएफ क्वेटम ने मुखबिर खास की सूचना पर इनके यहाँ जो है सर्च ली गई। सर्च में इनके यहाँ से जो है 16 पीसेस ऑफ एविडेंस इनके यहाँ से कलेक्ट किए। इनके विरुद्ध जो है क्राइम नंबर 524/2016 अंडर 143 ऑफ द रेलवे एक्ट दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद इसके जो मामला दर्ज हुआ, इससे एग्रीव्ड होकर, इससे व्यथित होकर जो मुलजिमान थे, जो कोसामट्टम कंपनी के जो एमडी मैथ्यू और जॉब जोस थे, इन्होंने जो मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज हुआ 143 का ऑफेंस जो है क्राइम जो है आरपीएफ द्वारा कायम किया गया, उसके विरुद्ध इन्होंने केरला हाई कोर्ट में जो है 482 सीआरपीसी में क्वेश्चनिंग के लिए पिटीशन फाइल की। तो यहाँ ये बताना भी ज़रूरी होगा कि ये जो फाइनेंस कंपनी थी, ये जो है ऑथराइज एजेंट जो है आईआरसीटीसी द्वारा नहीं थी। इनके पास टिकटों के प्रोक्योरमेंट और सप्लाई और टिकटों के व्यापार करने से संबंधित कोई लाइसेंस इनके पास नहीं था। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसाइड करते हुए जो क्राइम आरपीएफ द्वारा दर्ज किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा जो 143 रेलवे का ऑफेंस दर्ज किया था, उसको क्वेश कर दिया था तथा क्वेश करते हुए ये कहा कि जो ई टिकटिंग है इट इज़ नॉट कवर्ड बाई सेक्शन 143 ऑफ द रेलवे एक्ट। उन्होंने कहा कि जब ये इनेक्टमेंट जब बना था तो उस समय ई टिकटिंग का कोई प्रावधान नहीं था और ई टिकटिंग जो है वो 143 के ऑफेंस से कवर नहीं होती है। जैसे खाली पेपर टिकट या जो वैसी टिकटें मिलती हैं वही जो उन्हीं के प्रोक्योरमेंट और सप्लाई और उन्हीं के बिजनेस से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उसके ऊपर जो है 143 अट्रैक्ट होता है। एक मामला तो ये था जिससे जो है जो क्वेश किया गया, तो इसमें जो इंस्पेक्टर साहब थे, इंस्पेक्टर साहब एग्रीव्ड हुए, इसको मामले को जो क्राइम क्वेश किया गया था उसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट में गए। दूसरा जो मामला था वो था मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड था, जिसके अंदर जो है रमेश एवं उसका पुत्र जो कि ऑथराइज एजेंट थे, उनके विरुद्ध एक क्राइम जो है दर्ज किया गया था। क्राइम नंबर था 3116/2019 और उसके पुत्र के विरुद्ध किया था 600/2020। दो ऑफेंसेस जो है इनके विरुद्ध दर्ज किए गए थे अंडर सेक्शन 143 ऑफ द रेलवे एक्ट फॉर इलीगल बिजनेस ऑफ द रेलवे टिकट्स। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि ये जो इनकी एजेंसी थी, ये थी बिग टॉप ट्रैवल एजेंसी। ये जो ट्रैवल एजेंसी चलाते थे जिसका नाम था बिग टॉप ट्रैवल एजेंसी, और ये एक ऑथराइज एजेंसी थी, ऑथराइज टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ द रेलवे टिकट्स बाय द आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी द्वारा इनको लाइसेंस दिया गया था और ये बिजनेस कर सकते थे। लेकिन इनके यहाँ जो क्राइम दर्ज किया गया था वो इस आधार पर दर्ज किया था कि दे वर यूजिंग अनरजिस्टर्ड आईडीज, मल्टीपल आईडीज फॉर प्रोक्योरिंग एंड सप्लाई ऑफ द टिकट्स। जो इनकी रजिस्टर्ड आईडी थी आईआरसीटीसी, उसके अलावा ये अन्य काफ़ी आईडियों को, पर्सनल आईडियों को यूज़ कर रहे थे टिकटों को बनवाने के लिए और यात्रियों को सप्लाई करने के लिए, तथा उससे वो अपना व्यापार कर रहे थे। तो जो प्रोसिक्यूशन लॉन्चिंग एजेंसी आरपीएफ था उसका ये कहना था कि वो अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं। दे वर कैरिंग इलीगल बिजनेस बाय कंट्रीव्यूनिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड बाय आईआरसीटीसी। ये जो लाइसेंस की शर्तें थी कि वो रजिस्टर्ड आईडी से ही अपना व्यापार करेंगे, उसका वो कंट्रीव्यून कर रहे हैं तथा उल्लंघन करके वो अवैध व्यापार इसका जो है टिकटों का कर रहे हैं। आरपीएफ द्वारा जो बिग टॉप ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ क्राइम दर्ज किए गए थे, यानी कि रमेश व उसके पुत्र के विरुद्ध जो क्राइम दर्ज किए गए थे, उन क्राइम को क्वेश कराने के लिए वे लोग भी 482 सीआरपीसी में मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष पिटीशन फाइल की और याचिका के द्वारा उस जो क्राइम था उसको क्वेश करने के लिए जो है चैलेंज किया। आरपीएफ द्वारा जो क्राइम दर्ज किया गया था रमेश व उसके पुत्र के खिलाफ फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 143 ऑफ द रेलवे फॉर कैरिंग इलीगल बिजनेस,
जबकि वो ऑथराइज एजेंट थे उसके, लेकिन वो चूंकि वो मल्टीपल आईडीज़ को यूटिलाइज कर रहे थे फॉर प्रोक्योरिंग एंड सप्लाई ऑफ रेलवे टिकट्स, तो उनके विरुद्ध ये क्राइम दर्ज किया था। क्राइम के खिलाफ जो है एक्यूज पर्सन्स रमेश व उसका पुत्र जो है मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने 482 CRPC में याचिका फाइल की कि जो है क्राइम दर्ज किया है उसको क्वेश किया जाए। लेकिन ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को जो है खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया तथा क्राइम को क्वेश करने से रिफ्यूज़ कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि जो है वो ऑथराइज एजेंट था, लेकिन वो मल्टीपल आईडीज़ को यूज़ करके जो है लीगल बिजनेस को जो है कैरी ऑन कर रहे हैं, इसलिए जो है 143 का ऑफेंस अट्रैक्ट होता है और क्वेश नहीं किया, जिससे एग्रीड होकर रमेश एंड हिज सन प्रेफर्ड एन अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर क्वेशिंग द क्राइम रजिस्टर्ड बाय द RPF। तो इस तरह जो केरला हाई कोर्ट का मामला था और मद्रास हाई कोर्ट का मामला था, ये दोनों ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में तो रेलवे एक्ट के मामले जो है चैलेंज होते रहे हैं, उनमें वर्डिक्ट भी आती रही है, लेकिन पहली बार है कि कोई भी मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और दो हाई कोर्टों के जो विभिन्न वर्डिक्ट थे, जो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के विपरीत वर्ड थे, दोनों को जो है चैलेंज किया गया और दोनों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब केरला हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध एवं मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध दोनों याचिकाएं सुनवाई के लिए पहुंची, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर जो है दोनों पक्षों के कंटेंशंस को सुना तथा खुद भी जो है उसमें काफ़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई तथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो 143 जो ऑफेंस है जो रेलवे एक्ट में है, वो एक सोशल क्राइम को रोकने के लिए जो है व्यवस्था है, और ये जो रेलवे एक्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए है उसको जो है बनाए रखने के लिए, रेलवे की वर्किंग के लिए जो ये पैनल प्रोविजंस किए गए हैं, इनको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, अगर रेलवे जो है अबाउट 673 करोड़ पीपल्स 673 करोड़ लोगों को एक साल में यात्रा जो है करवाती है, और जो कि काफ़ी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक की स्टोन इंस्टीट्यूशन है, और इसको जो है बचाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो मामले का निस्तारण कर दोनों अपीलों का निस्तारण करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी या जो जजमेंट दिया, जो फाइंडिंग दी, उसमें एक तो सबसे पहले ये आया कि जो रेलवे टिकट है, वो रेलवे टिकट में उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ई टिकट है, इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द रेलवे टिकट। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि रेलवे टिकट मीन्स ई टिकट और ए पेपर टिकट, और so far as my view is concerned, I am very clear that any kind of ticket which authorized a passenger to travel in the railways, to travel in the railways and to make a journey in the railways is a ticket. चाहे वो पेपर टिकट हो, चाहे वो ई टिकट हो, चाहे वो पिंक टिकट हो, और एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी, इट इज़ इंक्लूडेड इन द टिकट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ई टिकट हो, चाहे पेपर टिकट हो या काउंटर टिकट हो या विंडो टिकट हो, कोई भी टिकट हो, वो टिकट है, और उसके लिए जो है 143 के जो पैनल ऑफेंसेस हैं, पर जो पैनल प्रोविजंस हैं, वो उसके इलीगल बिजनेस करने वालों पर, उसके जो अवैध व्यापार करने वालों पर वो लागू होते हैं। तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं रही, कोई शक नहीं रहा कि ई टिकट जो है उसके अंदर समाहित है। ये काफ़ी कोर्टों में ये प्रश्न उठता है कि ई टिकट जब जो रेलवे एक्ट जब बना था तो उस समय ई टिकट के प्रावधान ही नहीं थे, ई टिकटें उस समय एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, इसलिए जो रेलवे एक्ट के जो पैनल प्रोविजंस है 143 रेलवे एक्ट ऑफेंस के जो प्रावधान है वो ई टिकट पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी टिकट हो, उसके ऊपर जो है रेलवे एक्ट के 143 के प्रावधान लागू होते हैं, तथा अगर वो अनऑथराइज बिजनेस है तो उसके ऊपर जो है 143 का ऑफेंस अट्रैक्ट होता है। तो दोनों पिटिशंस को डिसाइड करते हुए सबसे पहले उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मैथ्यू का केस था, जिसमें कि वो अनऑथराइज एजेंट थे, उसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जो मैथ्यू है वो अनऑथराइज एजेंट है, तथा उसके विरुद्ध जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है, उसके विरुद्ध जो RPF ने कार्रवाई की है, जो क्राइम दर्ज किया है, वह उसके विरुद्ध प्रोसीडिंग्स जारी रहेंगी, तथा उसके विरुद्ध जो है कोई क्वेशिंग के लिए इनकार किया
कि इलीगल बिजनेस करने वालों को 143 के ऑफेंस से राहत नहीं दी जा सकती है। लेकिन दूसरा मामला जो कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, रमेश एंड हिज सन्स, जिनके विरुद्ध 2 क्राइम दर्ज किए गए थे, जिसमें कि वो ऑथराइज एजेंट थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑथराइज एजेंट है उसके विरुद्ध जो है 143 के ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं होता है। ऑथराइज एजेंट की अनऑथराइज एक्टिविटीज़ के लिए 143 के पैनल प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर उसने मल्टीपल आईडी बनाई है, उसने शर्तों का ब्रीच किया है, उसने कंडीशंस जो आईआरसीटीसी ने इम्पोज की थी या जो लाइसेंस जारी करते समय जो उस पर कंडीशन उसका ब्रीच किया है, तो उसके विरुद्ध जो है कंडीशंस को ब्रीच करने की, लाइसेंस को ब्रीच करने की, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए जो भी उसकी पेनल्टीज़ हैं, जो भी उसके जो प्रावधान है, उसके तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, तथा उसके विरुद्ध सिविल कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। क्रिमिनल जो एक्शन है उसके विरुद्ध अट्रैक्ट नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो हेल्ड करते हुए जो कहा कि मल्टीपल आईडीज जो है यूज़ करता है, हालांकि जो रजिस्टर्ड आईडी उसकी ऑथराइज एजेंट की होती है वो आईआरसीटीसी जो रजिस्टर्ड होती है, उसके अलावा मल्टीपल आईडी से व्यापार करता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उसकी अनऑथराइज एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो ऑथराइज एजेंट है, इसलिए जो है उसको दंडित नहीं किया जा सकता 143 रेलवे एक्ट ऑफेंस के तहत। तो इससे पहले जो है आरपीएफ जो ऑथराइज एजेंट होते थे उनके विरुद्ध भी मल्टीपल आईडीज या उसकी शर्तों का कंट्रावेंशन होने पर, उस शर्तों का उल्लंघन होने पर 143 का ऑफेंस दर्ज कर लेती थी। तो इससे जो है आरपीएफ और विजिलेंस या जो रेल के जो भी डिपार्टमेंट जो कि 143 या रेलवे एक्ट के तहत ऑथराइज ऑफिसर्स हैं, वो अब जो ऑथराइज एजेंट हैं उनके विरुद्ध 143 रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और उससे जो है उनको रोका गया है। हाँ, लेकिन जो उसकी शर्तों का उल्लंघन है, जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है, जिसमें कि जो पेनल्टीज होती हैं, उसके लाइसेंस को रिवोक करने की जो कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर जो है दंड लगाने के प्रावधान होते हैं या उसके जो कुछ समय के लिए निलंबित की, वो कार्रवाई उसके विरुद्ध की जा सकती है। हाँ, अगर रेलवे प्रशासन को लगता है, आईआरसीटीसी को लगता है कि इससे जो है इकोनॉमिक लॉस हुआ है रेलवे को, तो रेल कैन फाइल ए सिविल सूट फॉर रिकवरिंग द डैमेजेस, बट क्रिमिनल एक्शन कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए ऑथराइज्ड एजेंट फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ रेलवे टिकट्स। रेलवे टिकट का व्यापार करने के लिए जो ऑथराइज एजेंट है उसके विरुद्ध जो है आपराधिक कार्रवाई रेलवे एक्ट के 143 सेक्शन के तहत अमल में नहीं लाई जा सकती है, नहीं की जा सकती है। उसके विरुद्ध केवल ब्रीच ऑफ कंडीशंस के लिए, ब्रीच ऑफ लाइसेंसिंग कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए उसको दंडित किया जा सकता है, उसके विरुद्ध पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसके लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है, परमानेंट उसके लाइसेंस को ख़त्म भी किया जा सकता है। और आईआरसीटीसी चाहे तो रिकवरी सूट या सिविल सूट उसको डैमेजेस रिकवर करने के लिए फाइल कर सकती है। जहाँ तक अनऑथराइज एजेंट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अनऑथराइज एजेंट जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए, उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन को ख़त्म करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किए गए, कोई भी डायरेक्शंस नहीं की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले जो ऑथराइज्ड ऑफिसर थे या जो प्रोसिक्यूशन लॉन्चिंग एजेंसी थी, वो जो है ऑथराइज एजेंट के विरुद्ध जो है पहले भी जो है उसके 143 का प्रोसिक्यूशन लॉन्च करती थी, तथा उसकी जो अनऑथराइज एक्टिविटीज़ थी, मल्टीपल आईडीज़ यूज़ करके जो टिकटें प्रोक्योर करता था, उसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो लाइसेंस के होते थे उसके मुताबिक उसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज करती थी, तथा उसके ऊपर जो उसके लाइसेंस को आईआरसीटीसी द्वारा सस्पेंड भी कर दिया जाता था। कई बार अगर वो बार बार शर्तों का उल्लंघन करता था तो लाइसेंस को ख़त्म भी किया जाता रहा है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो वर्डिक्ट आई है, उसके बाद जो है ऑफेंस दर्ज नहीं होगा। केवल लाइसेंस की ब्रीच के लिए जो पेनल्टीज़ हैं, जो प्रावधान है, उसी के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मित्रों, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो व जजमेंट से संबंधित कोई क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा।
वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।